और आज जिस तरह की चर्चा स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, यदि आपके मन में रिलीजन और शिक्षा को लेके कुछ सवाल हैं तो उनकी बात कर सकते हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ऐतराज नहीं है उस पर कुछ कहने से, लेकिन ये मेरा सेशन नहीं है, हम सबका सेशन है, तो सभी कह सकते हो। अच्छा, ये तय हुआ क्या हर सैटरडे करेंगे या ऑल्टरनेट सैटरडे? अभी तो हर सैटरडे करेंगे। जो लोग रेगुलरली नहीं आ सकते वो नहीं आएंगे, एक छोड़ के एक आ जाएंगे, ठीक है। या 3 बार रेगुलरली आ जाएंगे, चौथी बार गायब हो जाएंगे, कुछ भी, जो उनकी मर्जी है। आई थिंक देविका जी कुछ कह रही हैं क्या? और आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत करने लगे हैं तो हो सकता है कि और लोग भी जुड़े। हाँ तो देविका जी फरमाएं, उनको रोक कौन रहा है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट सेड गुड गुड डिसीजन टू हैव इट ऑन एवरी सैटरडे। जो आए ओके, वो आए। लेकिन आपकी अनुपस्थिति में हमने बात ये की है कि अभी आगे से मैं कोई तैयारी करके प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा कुछ दिन। ये बढ़िया है, तो जरूरत नहीं है। तो आप, यदि यहाँ कुछ सवाल उठे उस पर मुझे कुछ कहना है तो मैं कुछ कह दूंगा, आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, इस तरह से चलेगा। ठीक है। तो फिर आज हम अब रिलीजन और शिक्षा पर आ जाएं क्या? कोई हॉर्न बजा रहा है ना, कोई ड्राइव कर रहा है शायद। यस यस, कहीं न कहीं बज रहा होगा। ये धर्मेंद्र जी, पता नहीं उनके तरफ से आ रहा है। धर्मेंद्र जी हैं शायद। धर्मेंद्र जी, He's आप on mute. होड़बाजी बंद करिए He's on भाई। mute. देखिए, यदि किसी के पास सवाल नहीं है तो एक सवाल मेरे मन में है, और वो बहुत ही रूटीन, भोंथरा और फिसड्डी सवाल है। रोहित जी, मैं अपने 2 सवाल रख दूं पहले? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा था। मैं, आप रखेंगे तो मैं रखूंगा ही नहीं। गुड। नहीं नहीं, हाँ। मतलब एक सामान्य सा सवाल है कि लाइक रिलीजन को वो बिलीफ सिस्टम जैसा होता है वो, और हम जो एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे ना फ्री थिंकिंग की बात होती है कि हम स्वतंत्र विचारक बने, और रिलीजन जो है वो एक खास बिलीफ सिस्टम में बांधता है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो लगता है कि रिलीजन को का स्थान एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन में। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि जो मॉडर्न साइंस है, वो सभी चीज इंसान जो है लाइक दुनिया को समझना चाहता है, और शायद मॉडर्न साइंस उसकी उसकी जो सारी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि ना, अपार्ट डिस्पाइट ऑल द नॉलेज फुल ऑफ मॉडर्न साइंस, देयर इज समथिंग कंफ्यूजिंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जीवन क्या है और ये सब क्या हो रहा है। तो फिर वो गोज बैक टू सम बिलीफ सिस्टम, और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कई बार ये बिलीफ सिस्टम जरूरत होती है। And many times this religion is more like a what you call a discourse in a what you call on अच्छा समाज कैसा हो, उसके लिए एक एक डिस्कोर्स जैसा लगता है रिलीजन। और वो डिस्कोर्स भी होने की जरूरत है, बच्चों के साथ चर्चा होने की जरूरत है कि हम किस तरह के समाज को बनाना चाहते हैं, किस तरह के सामाजिक मूल्यों सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे स्टोरीज की जरूरत होती है, और ये जो रिलीजन है उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, और उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, और वो हमें उनके बारे में बात करने और सोचने विचारने के एक रोचक तरीके देता है वो। तो ये सब सवाल मेरे मन में आ रहे थे, और तो इसी को मैं रखना चाह रहा था। आपने इतनी सारी बातें एक साथ कही हैं कि उनमें से किस पे बात करें, कुछ राजेश जी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग। आप चाहें तो मैं इनमें से कुछ पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो हाँ, तो फिर वो तो मेरी मर्जी हो जाएगी। देखिए, एक चलेगा। सिस्टम का हाँ, खूब उपयोग किया है आपने अपनी बात में। तो सबसे पहले तो अपन इसको थोड़ा सा देख लें, बिना ये कहे कि रिलीजन का क्या जगह है शिक्षा में, उस पर बाद में आएंगे। पहले तो अपन थोड़ी ये समझ लें कि बिलीफ सिस्टम के एक से अधिक तरह के, बिलीफ शब्द को एक से अधिक तरह से इंटरप्रेट करते हैं लोग। तो कोई भी शास्त्र है, उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम होता है।
इतिहास के पीछे भी एक बिलीफ सिस्टम है, आपकी फिजिक्स के पीछे भी एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ मतलब कोई इस तरह की चीज जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में आप कहेंगे कि फिजिकल दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो ये आपका एक बिलीफ है। एक और बिलीफ है कि यूनिवर्स में मैटर सब जगह एक सा ही बिहेवियर करता है। इन दोनों के आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन इन दोनों बिलीफ्स के बिना, ऐसे और भी हैं बहुत सारे, इन दोनों बिलीफ्स के बिना आप फिजिक्स नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे इस तरह के हैं। आप इतिहास की बात करें तो इंसान कल पैदा नहीं हुआ, इसका एक अतीत है, ये आपका एक बिलीफ है। बल्कि आप ये भी कह रहे हैं, ये भी आपका बिलीफ है कि इंसान जब जिंदा रहता है किसी जगह पर काल में लंबे वक्त तक, तो अपने कुछ चिन्ह छोड़ के जाता है जिनको हम इंटरप्रेट करके उसका जीवन उस वक्त कैसा था इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। ये आपका बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है। गणित में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आपका बिलीफ है। तो पहले तो अपन ऐसा समझ लें कि हर शास्त्र में एक बिलीफ सिस्टम लाजमी तौर पर होता है। तो रिलीजन में भी बिलीफ सिस्टम है। तो सिर्फ ये कहने से कि बिलीफ सिस्टम है रिलीजन, इसलिए साइंस से अलग है, इससे तो काम नहीं चलेगा। साइंस खुद भी बिलीफ सिस्टम, मतलब पहले लेवल पर। हमको आगे ये देखना पड़ेगा क्या रिलीजियस बिलीफ सिस्टम की कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विशेष विशेष रूप से उसी में है और कहीं नहीं है, ये देखना पड़ेगा। इसकी बात हम कर लेंगे आगे। आपने दूसरी बात कहीं से ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जिंदगी क्या है और कैसे जीना चाहिए, ये रिलीजन की बकौती हो। देखिए, जिंदगी क्या है, ये तो बायोलॉजी इस पर खूब माथापच्ची करती, और स्वस्थ कैसे रहें इस पर बायोलॉजी और मेडिकल साइंस खूब माथापच्ची करती है। एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन है फिलोसॉफी में, एथिक्स, जो उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये नैतिकता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस पर बात करता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिलीजन के आधार पर बात करे, बिना रिलीजन की भी एथिक्स हो सकती है। तो ये सवाल भी रिलीजन की बकौती नहीं है। तो नहीं तो हमारे, अब कुछ और चीजें हो सकती हैं। आजकल तो आप ये भी कह सकते हैं, लोग ये कहते थे भाई सोलेस है रिलीजन में, लोगों को दुख होता है तो उधर चलो भगवान अच्छा करेगा उस तरफ से। आजकल तो लोग साइकोलॉजी में भी ये करने लगे हैं बिना भगवान के। तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी चीज ये है कि हम रिलीजन को डिफाइन कैसे करें, कि वो बिलीफ सिस्टम है और बाकी बिलीफ सिस्टम नहीं है, इससे डिफाइन नहीं होगा। वो ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो इंसानी जिंदगी कैसी हो इस पर विचार करता है, और जिंदगी क्या है, जिंदगी के उद्देश्य क्या हैं, इस पर विचार करता है, और कोई इस पर विचार नहीं करता, ये भी सही नहीं है। फिलोसॉफी तो डे वन से इस पर विचार कर रही है। रिलीजन में हम लोगों को मन की शांति और सोलेस और दुख में सहारा मिलता है। ये जो आपके साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं आजकल ये भी छीन रहे हैं रिलीजन से, बहुत सारी थेरेपी चला रखी है। तो तो इन चीजों के आधार पर, कंटेंट के आधार पर नहीं हो पाएगा, बिलीफ सिस्टम कहने के आधार पर नहीं हो पाएगा, आपको कुछ और जाना पड़ेगा आगे। आखिरी बात मैं कहूंगा कि स्कूल में, देखिए स्कूल, यदि हम नैतिकता और दूसरे लोगों से रिलेशनशिप, और खासकर जो हमसे भिन्न प्रकार के लोग हैं उनसे संबंध कैसे बनाएं, जो हमसे अलग अंदाज में सोचते, जीते, रहते, बिहेव करते हैं, उनका स्थान क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, फ्रीडम कितनी है, ये सारी चीजें यदि शिक्षा नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा।
और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक ओवर किया जा रहा है कि ये स्कूल से बाहर रख दो, ये या तो घर पर सीख लेंगे या सोसाइटी में सीख लेंगे या रिलीजन किसी रिलीजियस स्कूल में, संडे स्कूल में, मदरसे में, या किसी संस्कृत पाठशाला में या किसी ऐसी जगह सीख लेंगे, या किसी रामदेव जैसे गुरु के चक्कर में पढ़ के उससे सीख लेंगे। तो इसको हम दूसरों से कैसे बिहेव करें, कैसी जिंदगी जिए और नैतिकता क्या है, इसको हम एक्चुअली बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन बिना नैतिकता की बात किए हम शिक्षा कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी बात, और रिलीजन की भी बात इसलिए करनी पड़ेगी कि अब पर्सनली मेरा ये विचार है कि रिलीजन अब बहुत अड़ंगे लगाने लगा है। एक बार ये पिछली शताब्दी के लगभग मध्य में और उससे पहले एक्चुअली ये विचार बनना शुरू हुआ था कि रिलीजन धीरे धीरे घिसता घिसता घिस जाएगा और राजनीति और लोगों के जीवन और इस पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। एक्चुअली नहीं हुआ। लोग ऐसा भी सोचते थे शिक्षा जब होगी और ज्यादा लोग विज्ञान पढ़ेंगे तब रिलीजन की जकड़ और पकड़ उनके दिमाग पर कम हो जाएगी। नहीं हुई, बल्कि रिलीजन उनके इस काबिलियत को काम में लेने लगा उल्टा। तो इसको छोड़ने से काम बनेगा क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरा मत है। तो इसलिए पता नहीं अब आगे, अब आप चाहें तो हम सब लोग मिलकर आज ये कोशिश कर सकते हैं कि आप इसी लेवल से शुरू करते हैं। यदि हम ये कहें, क्योंकि कुछ लोग सचमुच ऐसा कहते हैं कि रिलीजन का एक एस्पेक्ट तो है बिलीफ सिस्टम और रिलीजन का दूसरा एस्पेक्ट है प्रैक्टिस। तो हम सब मिलके यदि ये कोशिश करें कि बिलीफ सिस्टम में ऐसा क्या है कि एक तो वो सब रिलीजन्स में पाया जाता हो, और दूसरा जो अन्य बिलीफ सिस्टम हैं जिनको हम इस वक्त नॉन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम कह के काम चला लें, कोई बढ़िया नाम देने के बजाय, उनसे फंडामेंटल डिफरेंस कोई है क्या? एक काम तो हम ये कर सकते हैं और एक बाद जो में हम मुझे सोच अभी सकते हैं। जी मैं अभी जस्ट अपनी बात कर देता हूँ। एक जो मुझे ख्याल में आ रहा है कि ये रिलीजन एज ए बिलीफ सिस्टम में स्टोरीज बहुत सारे होते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं और वो काफी हमें जोड़ता है, हमें इंगेज करता है वो स्टोरीज। और मुझे याद आ रहा है कि जो ये हरारी हैं वो इसकी बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो स्टोरीज के थ्रू ही रियलिटी क्रिएट करते हैं और बॉन्ड करते हैं और कम्युनिटीज बनाते हैं वो। और वो बहुत ही पावरफुल है रिलीजन में। और मैं जब सुनता हूँ जिस तरह के धार्मिक गुरुओं को या ऐसे प्रवक्ताओं को, तो वो स्टोरीज का काफी स्ट्रांग इस्तेमाल करते हैं और उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं और वो लंबा चलता रहता है। कई बार इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। पर तो ये मुझे पर वो फिजिक्स में जो बिलीफ सिस्टम है उसमें स्टोरीज नहीं है, वो काफी नीरस सा है, डल सा है, उसमें कनेक्शन नहीं बनता है जो ह्यूमन कनेक्शन बनता है रिलीजन में। तो ये एक मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ लाना चाह रहा था। पता ही नहीं है जो मैं मुझे स्टोरीज, और लोग कुछ कहना चाहें तो कहें इस पर। मुझे नहीं मुझे पता नहीं है स्टोरीज कोई फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि रिलीजन की, या स्टोरी और कहीं नहीं है क्या? लिटरेचर तो भरा पड़ा है भाई, बॉलीवुड तो स्टोरीज पे ही चलता है। लिटरेचर सारी दुनिया का भरा पड़ा है स्टोरीज से, और सारी स्टोरीज रिलीजियस तो नहीं है। इतिहास कहानियां नहीं है क्या? इतिहास तो कहानी ही कहानी है, और झगड़ा और है ऊपर मेरी कहानी सही है कि आपकी कहानी सही है, जो कि रिलीज में भी है। देखिए, पर इतिहास में कोई मतलब कोई एक की थीम नहीं होता है, कोई एक हायर ऑर्डर के सवाल नहीं होते हैं। जीवन के चुनौतियां और मकसद से डायरेक्टेड इतिहास नहीं होता है सॉर्ट ऑफ। पर रिलीजन में किसी खास थीम और पर्पस की इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां होती हैं और वो हमें काफी मैं इस इंगेज सवाल करता है, को हमें दोबारा जोड़ता है रखता वो। हूँ मैं इस सवाल को दोबारा रखता हूँ, ये रिलीजियस बिलीफ सिस्टम की पेडागोजी है या उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है? थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है। देखिए, अब क्योंकि हम इतनी बात कर रहे हैं इस पर, फिर मुझे लगेगा कि मैं बहुत, जो एक आध विचार मेरे पास है उनको मैं छुपा के रख रहा हूँ।
देखिए लोगों ने, हाँ, देविका मुझे जी की ये बात। कहना था हम्म, राजेश जी के लिए कि ऐसे क्यों हम मान रहे हैं कि इतिहास में कोई थीम नहीं है स्टोरीज की। थीम ही थीम है, सिर्फ किंगडम्स ही हैं, किंग्स हैं, वॉर्स हैं, वही तो थीम्स हैं। क्या है थीम्स इतिहास में? और तो कुछ है नहीं। कौन सा इतिहास है कॉमन लोगों का? कॉमन कौन सी स्टोरीज हैं उसमें? बहुत स्टोरीज हैं इतिहास में भरी हैं, और बच्चों को यदि कुछ रुचि इतिहास में हो तो वो स्टोरीज की वजह से ही है। बाकी उनको कुछ नहीं इंटरेस्ट, और ना वो समझना चाहते हैं, ना वो एक, और ना तो वो टीचर्स कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। स्टोरीज तो है ही, स्टोरीज तो हुक है ही हर चीज में। भाई जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंसान और समाज को देखते हैं उनके लिए तो बड़ी जबरदस्त थीम है कि हम विकास कर रहे हैं या उल्टे जा रहे हैं, और विकास में हम आगे कहाँ जाएंगे। मैं मार्क्सिज्म बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो तो आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे फ्यूडलिज्म से पूंजीवाद और पूंजीवाद से समाजवाद में जाएंगे, और फिर ऐसी स्थिति में जाएंगे जब आपको किसी मतलब एक यूटोपियन स्थिति में जाएंगे जब कोई शोषित नहीं होगा। वो तो आपको थीम देते हैं एक पूरी की पूरी। हालांकि ये अलग बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म एक रिलीजन है, तो थीम तो है। एज अ बिलीफ सिस्टम ऐसा कह सकते हैं कि रिलीजन में बेस्ड ऑन एविडेंस बिलीफ्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब इफ द एविडेंस इज कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टिंग बिलीफ, तो फिर वो एग्जिस्टिंग बिलीफ चेंज करने का कुछ ये नहीं होता, प्रेशर नहीं जो होता सारा शेयर रिलीजियस बिलीफ मार्केट का सिस्टम में। होता है, बोल, उसका होगा सच, एक बार फिर बोल से सकते। और दूसरा सर, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स होते हैं उन पर भी जस्टिफाइड होने का कुछ प्रेशर नहीं होता। मतलब वो जैसे कि जो भी आपने अजम्पशंस लिए हैं या जो भी आप एविडेंस देते हो, वो सब ट्रू हो वो प्रूव करने का प्रेशर। देखिए जो लोग वीक रिलीजियस, नेटवर्क। उनको अब कान खड़े कर लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगा है। मैं ये इन्होंने नहीं कहा उस अंदाज में, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपको मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं भाई फिजिक्स में आपका कोई बिलीफ है तो दूसरा उसको चैलेंज कर सकता है और ये कह सकता है प्रूव करिए, जस्टिफाई करिए, और यदि एविडेंस कॉन्ट्ररी है तो आपको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिलीजन में आपका कोई बिलीफ है तो उसको आप इस प्रकार से प्रूव करने की जिम्मेदारी ही नहीं लेते, वो तो आप सत्य ही मान के चलते हैं और कोई एविडेंस उस पर कोई असर नहीं डालते। तो ये कह रहे हैं रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में एक खास बात ये होती है, उसके कुछ फंडामेंटल बिलीफ ऐसे होते हैं जो जस्टिफाइड नहीं होते और जस्टिफाइड एक्चुअली नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं ये। तो फिर वो और मान, उसमें फिर ये भी, फिर से सॉरी, बोलो। उसमें ये भी हो सकता है ना फिर रिलीजन या इस तरह की उसमें कि फिर आप कोई भी तर्क देकर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी दे सकते हैं उस चीज को सही साबित करने के लिए। अरे तो भाई जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बात ठीक से समझ में नहीं आई। आई एम सेइंग कि आप रिलीजन या इस तरह के, और उसमें आप कोई भी तर्क दे सकते हैं या आर्गुमेंट दे सकते हैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए। मैं इसका मतलब नहीं समझा प्रज्ञा ठीक से। I am understanding what Pragya is saying. If I can explain, I think Yeah. I understand. I think Yeah. what she's trying to say कि then it is equally true कि आपको यदि कोई एक चीज रिलीजन के बारे में आप बिलीव नहीं करना चाहते, तो आपके डिसबिलीफ के लिए आप कोई भी तर्क दे सकते हैं और लोगों को उसके ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, because there's nothing that can be proved or not proved. That's what she's Yeah. trying to say, isn't it? I mean, Yeah. there is only one belief in religion. Is there God or is there no God? और कौन सी बिलीफ है? आप माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, that's it. और कोई बिलीव्स हैं क्या? एक्चुअली बाकी प्रैक्टिसेस तो से सब जुड़े हुए रिचुअल्स बिलीफ्स हैं। होंगे ना। नहीं, बाकी तो सारे रिचुअल्स हैं। धीरे 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 धीरे, प्लीज स्लो अच्छा, स्लो डाउन। आपने एक नई चीज कही है, प्रज्ञा कुछ और कह रही थी। देखो अच्छा, प्रज्ञा, I thought I said the same thing. कि किसी चीज के लिए कुछ भी तर्क दे सकते हैं,
ये वही बात है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन नहीं है का मतलब जस्टिफिकेशन या तो डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर होते हैं या जस्टिफिकेशंस इंडक्टिव लॉजिक के आधार पर होते हैं, और एक प्रकार के जस्टिफिकेशन जिनको बीच में लोग कहते हैं कि भाई बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कई बार उसको अबडक्टिव लॉजिक कहते हैं। तो रिलीजन में किसी भी प्रकार के तर्क उठा के देने चालू कर दिए जाते हैं और कोई सिस्टमैटिक जस्टिफिकेशन की जरूरत लोग नहीं महसूस करते। यही बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो ये नहीं बोलना चाह रही तुम? यही बोलना चाह रहे थे। तो पता नहीं, सोचो। तो अब देविका जी ये है ना कि गॉड एक ही बिलीफ है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन गॉड तो हर रिलीजन में है नहीं, ये बड़ी समस्या है। बुद्धिस्ट के पास गॉड नहीं है, जैनिज्म में गॉड नहीं है, हिंदुओं में बहुत सारे हैं जिनके पास भगवान नहीं है और फिर भी वो हिंदू है। सो गॉड एज ए फंडामेंटल कंसेप्ट और ए फंडामेंटल बिलीफ, ये तो सिर्फ सेमेटिक रिलीजन्स के लिए सही है, इंडिक रिलीजन्स के लिए आप सही ये है। कैसे कह रहे हैं? हाउ आर यू सेइंग दिस कि बुद्धिज्म में गॉड नहीं है? आप देख लेंगे यदि, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान ही बना दिया है। आप किसी बुद्धिस्ट शादी में चले जाएं, जो हमने रिसेंटली अटेंड की यहाँ पूना में, तो सारे रिचुअल्स वो ले आए, बाकी सारे धर्मों के रिचुअल्स ले आए हैं उसमें, उनकी भजन वजन होते रहते हैं। मतलब हम एक चर्च की शादी में भी हम गए थे, वहां पे भी जयमाल मैंने खुद देखी है, माउंट मैरी चर्च बांद्रा में। तो यहाँ वहां से सब बोरो करके सब रिचुअल्स सब अपने धर्मों में ले आते हैं। सबको एक कोई भगवान चाहिए। जैनों ने भी बना रखे हैं बहुत से मंदिर, बुद्धिज्म में भी बहुत है। अब तो न्यू बुद्धिज्म तो उनको बुद्धा भी नहीं, उन्होंने अंबेडकर को भी खुदा ही माना है। हर एक को एक खुदा चाहिए, तब वो कह रहे हैं कि ये इसको हम मानते हैं। आप गॉड की परिभाषा जो भी करें, उनके मन में वो गॉड है, डीइफाई कर दिया है। मैं महाराष्ट्र में अभी भी मैं जहां बैठी हूँ, यहाँ पे एक और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मंदिर भी हैं, इनकी पूजा भी हो रही है। लोगों ने गॉड्स तो ढूंढ ही लिए। आप कौन से गॉड की बात कर रहे हैं? बात पूरी हो जाएगी मतलब और हिंदुओं के जो इतने मुझे सारे लगेगा कि गॉड्स। आप कंक्लूड कर हाँ चुके हैं, तब बोलूंगा। हाँ, कंक्लूडेड ओके, फॉर नाउ। देखिए ये एक नई समस्या पैदा हो गई है कि गॉड का कंसेप्ट क्या है। आपने जिस प्रकार यस, के गॉड के कंसेप्ट की बात की, इसमें तो अंबेडकर, हाँ गांधी, भगत सिंह, मार्क्स, कोई भी गॉड हो सकता है और अमिताभ बच्चन भी हो सकता है। जब हम रिलीजियस बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो गॉड के कंसेप्ट को हम इतना लूज नहीं रख सकते, वरना हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसमें तो आप गुरु को भी गॉड कह देंगे, तो फिर गॉड का जो कंसेप्ट है रिलीजन में, उसकी हमको बात करनी पड़ेगी पहले, तब जाके हाँ, हम कह पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मंदिर बनाने से ठीक। सिद्ध नहीं होता कि गॉड है, मतलब गॉड का ही होता है मंदिर, इससे सिद्ध नहीं होता। टेम्पल बनाने से वर्शिप से हो सकता है। क्या बुद्धिस्ट वर्शिप करते हैं? और बुद्धिस्ट की वर्शिप में हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं और क्या अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार से एक नई समस्या ये आएगी, कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जहां पर फंडामेंटल बिलीफ्स, या उनको कई बार लोग फंडामेंटल डोगमास कहते हैं, रिलीजन के सेंट्रल डोगमास, उन पर एक यूनानिमिटी लाजमी है। कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें फंडामेंटल बिलीफ ओब्लिक डोगमा है, यूनानिमिटी लाजमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशनली, पारिभाषिक दृष्टि से
यदि आप एक ईश्वर नहीं मानते और मोहम्मद को उसका पैगंबर नहीं मानते, तो आप पारिभाषिक दृष्टि से बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मुस्लिम नहीं है। सोशली कल्चरली मुस्लिम है, ये एक अलग बात है। इसको तो फिर हमको दो हिस्से करने पड़ेंगे। यू सी, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, तीन हिस्से करने पड़ेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे थे सिर्फ बिलीफ सिस्टम की। तो बिलीफ सिस्टम, अब हिंदुइज्म में इस प्रकार का कोई सेंट्रल डोगमा नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा, भगवान तो पहले ही गायब हो गया। सांख्य दर्शन भगवान को नहीं मानता। लोगों ने कहा भाई कर्म थ्योरी है, तो लेकिन कर्म थ्योरी भी बहुत सारे, हिंदुइज्म की एक बड़ी समस्या ये है कि एथिस्ट भी हैं जो कर्म थ्योरी तक नहीं मानते। तो फिर हिंदुइज्म को अलग रखना पड़ेगा और बाकी चीजों के बारे में सोचिए। तो कॉम्प्लेक्स मसला है। इस सेंस में कह रहा था मैं कि गॉड सब जगह नहीं है। अब जो गॉड की परिभाषा की जो लोग बात करते हैं वो ये है, गॉड फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, रिलीजियसली स्पीकिंग, एज द फर्स्ट कोज, वो जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया और वो जो इस यूनिवर्स को गवर्न करता है, इसके नियम वो चलाता है। ये वाला गॉड सब में नहीं है। स्पिरिट्स वगैरह तो हो सकती हैं, भूत हो सकते हैं। मेरे गांव में तो भूत भी है। और ये वाले गॉड जो है ना कि हर एक को एक खुदा चाहिए, देखिए ये अच्छा स्टेटमेंट है। हर एक को एक खुदा चाहिए, मतलब हर एक को अपने से बड़ी कोई सत्ता चाहिए जिसकी तरफ वो प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए देख सके। लेकिन ये तो भैया छोटा बच्चा टीचर को भी देखता है उस अंदाज में, या माता पिता को देखता है उस अंदाज में, या अपने लीडर को देखते हैं लोग उस अंदाज में। उसको हम गॉड के लेवल पे एलिवेट कर देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। हालांकि इसमें एक रिलीजियस टिंज है, इस किसी दूसरे को की तरफ फंडामेंटली इस तरह से देखने में एक, यू आर राइट, डेइफिकेशन का चक्कर है। अच्छा, फिर गॉड में भी फर्क है। That's what they have done. गॉड जो मोनोथेइस्ट रिलीजन्स हैं वो सिर्फ एक ही गॉड मानते हैं और कोई नहीं मानते। आपके पास तो स्वतंत्रता है, जितने मर्जी हो मान लीजिए। तो आप बना लीजिए अम्बेडकर को या भगत सिंह को या अमिताभ बच्चन को या रेखा को गॉड। No, I think they started because of Buddhism. आप लद्दाख जाएं, आप कश्मीर जाएं, श्रीनगर तक पूरा इस्लाम मिलेगा आपको, और आगे पूरा बुद्धिज्म है। एक बात कह दूं मैं पहले, मैं बुद्धिज्म के बिलीफ हाँ। सिस्टम की बात कर रहा हूँ इस वक्त। देखिए, मैं जो कुछ करता मैं भी वही रहता बात कर रही हूँ। मैं जो कुछ करता रहता हूँ और मानता हूँ, मेरे गांव में जिस देवी देवता की धोख देते हैं लोग, और शादी में जो रिचुअल्स हैं, हाँ। वो हिंदुइज्म को डिफाइन नहीं हाँ। करते। वो हिंदुइज्म में एक तबके को, एक कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस को डिफाइन करते हैं। उसके आधार पर आप हिंदुइज्म की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट तबके हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है। लेकिन आप बुद्धिस्ट फिलोसॉफी देखेंगे तो उसमें गॉड नहीं है जो फंडामेंटल। बल्कि आपको आश्चर्य होगा, बुद्धिज्म में आत्मा पे भी एक से अधिक मत हैं। एक पूरा का पूरा मत है अनात्मवाद। गॉड तो छोड़िए, आत्मा भी नहीं है। तो अच्छा, नियो बुद्धिस्ट जो जिस तरह की बात करते हैं उससे भी बुद्धिज्म डिफाइन नहीं होता। आपको दलाई लामा से पूछना पड़ेगा। दलाई लामा कहाँ नियो बुद्धिस्ट है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ नियो आप तो बुद्धिस्ट। मोनेस्ट्रीज में यदि जाएं तो वो तो मैत्रेय की राह देख रहे हैं, मोनेस्ट्रीज मैंने भी बहुत वक्त गुजारा है मोनेस्ट्रीज में, When you are talking और of वो तो मैत्रेय की राह देख रहे हैं। हाँ भाई, आप जब मैत्रेय और तथागत की बात करते हैं, दे आर नॉट गॉड।
There is a concept. No, they are not gods. I agree with you. I agree with you that they are not gods. But वो लोग मान बैठे हैं ना, I'm talking वो only. मान बैठे हैं। भाई वो भी गॉड नहीं मानते हैं उनको। वो मैत्रेय को या जो कंसेप्ट है तथागत का, या एक और कंसेप्ट मैं भूल रहा हूँ अभी, मैत्रेय और एक और कंसेप्ट है मैं भूल रहा हूँ अभी। एक आइडिया ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी करुणा इतनी विकसित है कि वो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के अन्य लोगों को दुखी देख के नहीं कर रहे, उनकी मदद करने के लिए दे वांट टू हेल्प देम। ये गॉड का आइडिया नहीं है, ये हम जैसों का ही आइडिया है। हम जैसे ही वहां पहुंच गए। दे आर नॉट द क्रिएटर गॉड। तो अब इस पर डिस्प्यूट हो सकता है, ये डिस्प्यूट चालू रह सकता है। एक मोटी बात यह है कि गॉड इज नॉट द सेंट्रल कंसेप्ट इन ऑल रिलीजन्स। आई मीन नॉट नेसेसरीली अ सेंट्रल कंसेप्ट। लोगों ने बहुत ढूंढा है इसको। एक चीज आप उस पर विचार करिए, मैं एक किसी दूसरे के आइडिया को थोड़ा सा चेंज करके रख रहा हूं। जाइनर कहता है कि एक चीज सारे रिलीजियस बिलीफ्स में जो पाई जाती है वो है एन आइडिया ऑफ इटर्निटी। मुझे लगता है वो फिलोसॉफिकल लफाजी कर रहा है, ये मेरा विचार है। किसी रिलीजन का, कंपेरेटिव रिलीजन के इतने बड़े स्कॉलर के बारे में ऐसे शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने अड्डे में अपन बोल लेंगे। उसको सरल करते हैं अपन। इटर्निटी के आइडिया को, वो बहुत धुंधला आइडिया है, उसको सरल करके हम ये कह सकते हैं रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में एक चीज जो सब जगह, जिसको आप विद इन कोट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं, वहां लाजमी तौर पर पाई जाएगी, वो है आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ, ये जीवन अंतिम नहीं है। मृत्यु के बाद कोई जीवन है, ये सब जगह पाई जाएगी। अब इसमें हिंदुइज्म में प्रॉब्लम है, उस पर आएंगे अपन। तो ये सब जगह पाई जाएगी आफ्टर लाइफ। नाउ व्हाट डज आफ्टर लाइफ मीन हियर? ये सब जगह पे जन्नत में या स्वर्ग में जाने की या हेवन में जाने के लिए नहीं है। बुद्धिस्ट उस सेंस में नहीं देखते इसको। बुद्धिस्ट इसको एक दुख के रूप में देखते हैं। तो वो आफ्टर लाइफ को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर लाइफ के ही चक्कर में है वो। इस जिंदगी को कैसे जिए? इस ढंग से जिए कि अब आपका पुनर्जन्म न हो। हिंदूज भी यही कह रहे हैं, इस जिंदगी को इस अंदाज में जिए कि आपका पुनर्जन्म न हो। लेकिन आगे फिर बहुत सारे रास्ते हैं कि आप ब्रह्म में लीन हो जाएं, या स्वर्ग में चले जाएं, या वैकुंठ में चले जाएं। बुद्धिस्ट शून्य में जाना चाहते हैं, ईसाई स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हेवन में, और मुस्लिम जो हैं वो जन्नत में जाना चाहते हैं। बुद्धिस्ट, जैन और इंडिक रिलीजन्स बार बार जन्मते हैं, और सेमिटिक रिलीजन्स में सिर्फ एक बार जन्मते हैं। उसी लाइफ के आधार पर तय होगा। तो एक आइडिया ये है कि हर रिलीजियस बिलीफ में दिस लाइफ इज नॉट द लास्ट लाइफ, देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। उसके स्वरूप अलग हो सकते हैं, बट नेसेसरीली देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ। So this could be one defining, or you can say, mark of the religious belief system. This is not the only mark, और आगे चलेंगे, लेकिन this could be one mark. इस पर अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप किसी ऐसे रिलीजन की को जानते हैं क्या, या ढूंढ सकते हैं क्या? और खूब सर्च करिए विकिपीडिया और व्हाटएवर पीडिया, कोई ऐसा रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ढूंढ सकते हैं क्या जिसमें आफ्टर लाइफ न हो?
हाय रोहित जी। हाय कविता। या मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मेरे को डाउट है, मतलब मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए उस पे। जैसे कि जो हम नेचर में देखते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, ट्रीज हैं, उनका आपकी आफ्टर आवाज लाइफ मुझे आपकी आवाज बीच उनका में हो रही है। बीच में कट रही है। एक बार फिर ओके। बोल। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे नेचर में जो आफ्टर लाइफ है ना, ट्रीज है, इंसेक्ट्स हैं, उनका साइकिल मुझे समझ आता है। लेकिन ह्यूमन का आफ्टर लाइफ, उसका कोई एविडेंस तो नहीं है ना। हमने नहीं देखा है, बस जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं हम वो बोल रहे हैं। कविता जी, आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। आपकी आवाज बीच बीच में इतनी धीमी हो जाती है, मुझे कुछ शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर कहिए। ओके। ओके। अब मुझे जैसे जैसे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड ना। नहीं, अभी अभी आ रही है, मैंने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया है। ओके। ओके। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, या जो भी नेचर में अदर देन ह्यूमन चीजें हैं जो कॉन्शियस है, उनका आफ्टर लाइफ हम देख सकते हैं। लेकिन ह्यूमन का आफ्टर लाइफ मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई, मुझे आज तक ऐसा मिला ही नहीं कि कोई ऐसे बता दे कि सच में होता है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बातें बोल रहे हैं, जो हमारे रिलीजियस बुक्स में है या ऐसा है। अ, मतलब मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि उसका कोई एविडेंस नहीं है कि होता है ह्यूमन का आफ्टर लाइफ। हाँ, अगर ह्यूमन को ऐसी ही यूनिट कंसिडर करें जैसे नेचर में, सपोज कोई ट्री है, उसके जैसी ही ह्यूमन को यूनिट कंसिडर करें, तो आफ्टर लाइफ है। मैं बिल्कुल नहीं समझा आप क्या कह रही हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग बात ही ये कर रहे हैं कि हाँ। बिलीफ सिस्टम को, पहले बिलीफ सिस्टम का अर्थ समझ ले। बिलीफ सिस्टम का अर्थ है हाँ जी। हम कुछ मूल मान्यताएं हैं जिनको हम सत्य मानते हैं। ये मानते हैं, ओके। हाँ। ये बिलीफ सिस्टम हुआ। तो वो हो ओके। सकता है 2 3 4 5 6 8 9 10 कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो हाँ। एक सारी वो सिस्टम है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई मानव ने जितना भी ज्ञान पैदा किया है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, चाहे इतिहास हो, चाहे गणित हो, उन सब के मूल में एक बिलीफ सिस्टम होता है। कुछ ओके। मान्यताएं हैं उनकी। तो रिलीजन का भी एक हिस्सा बिलीफ सिस्टम है, एक दूसरा हिस्सा भी है, एक तीसरा ओके। हिस्सा एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट भी है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम। तो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में, हर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में आफ्टर को माना जाता है। फिजिक्स माना आफ्टर जाता नहीं मानती, हिस्ट्री आफ्टर लाइफ नहीं मानती, केमिस्ट्री नहीं मानती, है। हाँ वो। मैथमेटिक्स। हाँ। रिलीजियस हाँ जी। बिलीफ सिस्टम आफ्टर लाइफ मानता है, ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात समझ आ गई। लेकिन हम किसी चीज को कब मानते हैं? जब हमें वो कहीं दिखती है, हमें उसकी कोई, मतलब कोई वैलिड इंफॉर्मेशन दिखती है। मतलब किसी चीज को हम कब मानेंगे? अब जैसे रिलीजियस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम कहाँ से बना? लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया उसको बुक्स में, तो लोग तो मतलब जब सही सही ही लिखा होगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम का और पॉलिटिक्स का और पावर का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो हाँ इससे जी। इससे हाँ। आपको क्या फर्क पड़ता है कि रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में लाजमी तौर पर आफ्टर लाइफ होती है? आपके इस नई चीज कहने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मतलब मुझे एज ए पर्सन ऐसा लगता है कि जब तक मुझे प्रूफ नहीं दिखेगा, मैं नहीं मानती कि होती है। देखिए मतलब कवि, मुझे मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट कविता जी, आपने आपने धरती को सूरज के चारों ओर घूमती कितनी बार देखा है? वैसे तो रोज ही देखते हैं, सुबह से शाम। रियली? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा है। लेकिन वो फिजिक्स बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स बोलती है तो आपको लगता है सत्य है, रिलीजन बोलता है तो आपको नहीं लगता कि सत्य है। उम्म, आपने अमीबा देखा है क्या?
ये मानती हैं क्या आप अमीबा से हम डेवलप हाँ, होके बने? नहीं, अमीबा ऐसे माइक्रोस्कोप में मैंने देखा है, लेकिन उससे डेवलप ये तो होके। अच्छी बात है। मैंने ये पूछा आपसे कि ये बिलीव अच्छा। करती है कि नहीं कि हम अमीबा से हाँ डेवलप इवोल्यूशन में? हाँ, यस यस। प्रमाण है आपके पास? देखा है आपने? तो पहली बात तो ये, हाँ, प्रमाण देखना नहीं होता है कविता जी, प्रमाण होता है। ओके। प्रमाण होता है हाँ कुछ फंडामेंटल बिलीव्स, हाँ उनके आधार पर कुछ ऑब्जर्वेशन और दोनों से निकाले हुए लॉजिकल नतीजे। हाँ, जैसे लेकिन हाँ जैसे हाँ अक्सर हमेशा ये होता है। अब हाँ यदि आप, जी, पर हम्म। हाँ हाँ तो फिर तो तो देखना हाँ इज जी। नॉट ए गुड एग्जाम्पल कि हम जो देखते हैं वो मानते हैं, नहीं। मैं तो समझता अच्छा। हूँ जो देखते हाँ हैं, हाँ जो हाँ मानते हाँ। हैं, हम 5-1% भी नहीं देखते हैं। अच्छा, दो हाथ मैंने देख लिए हैं, एक राजेश जी और एक शरद जी। पहले राजेश जी ने उठाया था, लेकिन पहले कविता जी की बात खत्म कर ले। हाँ जी, नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल है आपकी बात, मैं एग्री कर रही हूँ इससे। एकदम एग्री कर रही हूँ। लेकिन चलिए, पता है मुझे, जैसे जहाँ ये रिलीजन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मतलब लोगों ने पावर को करने के लिए ना, कि रिलीजन को यूज किया है, कि लोगों का मतलब रिलीजन का जो एक्चुअल मीनिंग था उसको ना रख करके लोगों को डराने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए वैसे यूज किया है, तो उसमें गलत गलत इंफॉर्मेशन भी डली होंगी। ये एक और इंटरेस्टिंग बात निकली अब कि रिलीजन का कोई एक्चुअल रूप भी है जो इसके लिए नहीं है, और ये उसका इस तरह से उपयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे मुझे मतलब मुझे कविता जी, हमें कैसे पता चलता है रिलीजन का है? सॉरी। वो एक्चुअल रूप रिलीजन का है, ये हमें कैसे पता चलता है? नहीं मतलब रिलीजन मतलब मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं। हाँ जी। एक एक मिनट, मुझे लगता है हम कुछ दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं, इसको खुला रख लेते हैं। यहाँ तक हाँ पहुंच जी। यहाँ तक हाँ जी। पहुंच के नहीं तो बहुत ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। हाँ जी। चीजें हम विभिन्न आधारों पर मानते हैं, लगभग हर हम्म। शास्त्र में। और अब मैं उसको ज्यादा स्ट्रांगली कहूंगा, एपिस्टोमोलॉजिकली लगभग हर शास्त्र में कुछ अनप्रूवेबल बिलीव्स होते हैं, यस यस। इंक्लूडिंग हम्म फिजिक्स। हम्म नंबर हम्म नंबर वो जैसे भी हों, जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनकी हम यदि एक कैटेगरी बनाना चाहें सबकी, तो उनमें से हम्म एक belief जो होता है वो होता हम्म। है आफ्टर लाइफ। आप जो ओके। बात, वो अंत में वहां जाएगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूं कि जी। बाकी सिस्टम्स अपने फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम्स को लॉजिकली एक्सेप्टेबल मानने के लिए, चाहे जस्टिफाई न कर सकें, लेकिन हम्म एक्सेप्टेबल मानने के लिए कोशिश करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो बदल लेते हैं। लेकिन यस। बिलीफ सिस्टम्स में जो उनके कोर बिलीफ्स या फंडामेंटल डोगमास होते हैं, वो प्योरली आस्था के आधार पर माने जाते हैं, और उसको बदलते नहीं है। यस। कोर बिलीफ्स को नहीं बदलते। बाकी में तो जी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, हम्म तौर पर आफ्टर लाइफ हम्म एंड significantly based uh, on faith, आस्था हम्म। पर आधारित। और ओके। आस्था पर आधारित often against the logic, अगेंस्ट द लॉजिक। ओके। जबकि बाकी लोगों के विरुद्ध आर्गुमेंट दो, हम्म फिजिक्स वाले विरुद्ध ये आर्गुमेंट दो कि भैया कैसे मानते हो कि सारे ब्रह्मांड में मैटर एक ही जैसा बिहेवियर करेगा। हम्म कि मैं बहुत सरल सा एग्जांपल लूं कि तो हम्म कि एक मैग्नेटिक कोयल में चुंबक को घुमाओगे तो करंट होगी, यहाँ भी और चांद पर भी, और जहां कहीं भी चले जाएंगे यूनिवर्स में सब जगह ऐसा होगा। तो हाँ। भैया वो ये कहेंगे कि ये मानना
इसलिए लाजमी है कि पूरे सिस्टम में इसको नहीं मानने से, यूनिफॉर्मिटी नहीं मानने से आप फिजिक्स नहीं कर सकते। या और यूनिफॉर्मिटी मानने से क्या नहीं कर सकते? फिजिक्स नहीं कर सकते आप, कोई फिजिक्स का या बिलीफ सिस्टम, फिजिक्स का ज्ञान का सिस्टम नहीं बना सकते। तो अभी हम ये मान के चल कर रहे हैं, यदि हमको ये प्रमाण मिल गए कि मैटर अलग अलग जगह पे यूनिवर्स में अलग अलग बिहेव करता है, तो हम वैसे करने लगेंगे। लेकिन अभी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि ऐसा यूनिवर्स कैसे चल सकता है, और वो आप आर्गुमेंट देंगे इसके लिए। लेकिन आप कि मैं भगवान को नहीं मानती और भगवान के बिना एक्सप्लेन करूंगी, तो इसके लिए लोग जो आर्गुमेंट देंगे वो उस नेचर के नहीं होंगे। खैर, इसको हम अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं और दो लोगों की बात सुनते हैं, राजेश जी जी और बिल्कुल। शरद जी की। सॉरी राजेश जी और शरद जी, आपके पास हाँ, आने मैं में बस इतना कह रहा था कि 7:30 बज गए हैं, सिटी 7:30, और हमारा मेन टॉपिक जो है उसकी जो भूमिकाएं हैं वो सेट हो गई हैं, पर मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाए। हाँ, एजुकेशन को लेते आए। हाँ, देखिए, अब मेन टॉपिक ही है मेरे विचार से, तो हो सकता है ये इतना बड़ा टॉपिक हो कि बिना हम इसकी इस नतीजे पर पहुंचे कि आखिर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम क्या है, हम नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। शरद जी क्या कह रहे थे? एक्चुअली मैं रही राजेश जी की बात को ही हम समझने की कोशिश करते, उनका सवाल एक्चुअली एजुकेशन और रिलीजन के रिलेशन में था। लेकिन मुझे जो जितनी बातें हो रही हैं, मुझमें मुझे दो बातें कहनी है। पहले तो हम लोग रिलीजन को फेथ से नीचे करके ट्रस्ट पर चले जा रहे हैं, और फिर हम एविडेंस खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन सोसाइटी है, वो हमेशा ट्रस्ट नहीं खोजता है। इमोशनल है, कॉग्निशन है, ये सब किसी और क्रिएचर में नहीं पाया जाता है। इसीलिए रिलीजन एक यूनिक इंस्टीट्यूशन निकल कर आया है ह्यूमन सोसाइटी में। एक और सवाल, एक और बात है कि यदि हम देखते हैं भाई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एक रिलीजन एक टबू की तरह जो देखा जा रहा है कि भाई रिलीजन को दूर रखो क्योंकि वो रैशनल नहीं है। ये मैं इस बात को बिल्कुल मैं बहुत इसको एकदम एब्सोल्युटली मैं नकारता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं नकारता हूँ कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली आपको एक यूनिफॉर्मिटी और सोशलाइज करने की कोशिश भी करता है, जो बिना रिलीजियस बैकग्राउंड के आप नहीं कर सकते। आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि बड़े को भाई आदर करो? कहाँ से निकल कर आ रहा है वो? ये कोई रैशनैलिटी तो नहीं है। रैशनैलिटी तो ये है कि बड़ा यदि आप इससे ज्यादा तेज है दिमाग से तो अब उसकी इज्जत करो, नहीं तो उसको बोलो कि तुम किनारे हटो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अनकंडीशनल बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आउट ऑफ ये रिलीजियस एक कुछ ना कुछ रिलीजियस टेनेट्स है जो लोगों को एक तरह से व्यवहार करने के लिए आपको प्रेरित करती है, और समाज को अंततः समाज को चांद तक और सितारे तक नहीं पहुंचना है, समाज को एक साथ रहना है। यहाँ पर इसी धरती पे समाज को एक साथ रहना है। तो इसके लिए रिलीजन एक बहुत अच्छा सॉलिडारिटी का काम करती है। पर दूसरी बनस्पत आपको हम देखें कि भाई रिलीजियस एक और क्या संस्था है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि भाई मॉडर्न स्टेट आने के पहले रिलीजन इतना टबू क्यों नहीं था एजुकेशन में? क्योंकि ये सवाल ये इसलिए था कि जो मॉडर्न स्टेट में एजुकेशन हमेशा डोमिनेंट ग्रुप का है, वर्चस्व रहा है। उस समय रिलीजन जो है प्रीमियम देती थी मॉडर्न जो डोमिनेंट ग्रुप है। तो वो बोलती थी भैया रिलीजियस जो बातें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन में भी उसको लाओ। लेकिन जैसे ही मॉडर्न स्टेट आया और स्टेट रिलीजन को जगह बना दिया, डोमिनेंट क्लास जो है वो स्टेट को छोड़कर रिलीजन को छोड़कर स्टेट के पास पहुंच गया। तो बोलता है भाई रिलीजन अब अच्छी बात नहीं है, अब स्टेट की लॉयल्टी की बात करो। अरे भाई, स्टेट की लॉयल्टी की बात आप तब ना बोल रहे हैं जब आपको स्टेट प्रीमियम दे रहा है। आज आपको स्टेट सब कुछ इंश्योर कर रहा है तो आप बोलते हैं कि स्टेट की बात करो क्योंकि रिलीजन से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन वो तबका जिसको जो रिलीजन से जिसको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, जिसके लिए स्टेट पहुंची नहीं है, उसके लिए रिलीजन कोई कोई इंपेरिकल एविडेंस के साथ नहीं जीता है। उसके लिए रिलीजन वैसे ही जैसे मेरे लिए परदादा या मेरे चरदादा हैं, जिनको मैंने नहीं देखा और मैं मानता हूं कि वो है, और उनके बिना मैं नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे परदादा नहीं हो सकते थे और मेरे दादा नहीं हो सकते थे, मेरे बाप नहीं हो सकते थे और मैं नहीं हो सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे किसी से एविडेंस लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये मेरा एग्जिस्ट करता है, ये मेरा सिस्टम है। तो मैं तो इनसे मैं ये भी देखिए, और आप चले जाइए यूएस में भी। अभी मैं एक कोर्स कर रहा था एनसीईआरटी का, तो उसमें मैंने देखा कि सोशल स्टडीज में उन लोग क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई सोशल स्टडीज में यूके सिटीजनशिप भी पढ़ाती है और रिलीजन को भी पढ़ाती है, यूएस रिलीजन को भी पढ़ाती है। तो यार ये जो भारत में रिलीजन को एकदम दूर रखो और रिलीजन से सारी आपदाएं आ जाएंगी, मैं इससे तो बहुत मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे लगता है कि ये आधार है किसी भी समाज का।
और ये यस, इसको उसको फैनेटिज्म की तरफ मत ले जाइए, लेकिन हाँ, जब आपके पास एम्पेरिसिज्म है, आपके पास लॉजिक है, आपके पास मॉडर्न आइडियाज है, तो रिलीजन को उस संदर्भ में, उस पेडागोजिकल लेवल पे बात कीजिए, लेकिन रिलीजन को आप एकदम बंद बक्से में मत रखिए, क्योंकि फिर ये बहुत ही ऑब्लिवियस बना देता है समाज को कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। ये मैं आई रेस्ट माय केस। शरद जी, आपने इतनी बातें कही, इनकी उस पर क्या कहा जाए पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है आप ये मानते हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं मानता, आपके मानने में ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको माना जा सकता है, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट, एक कुछ उनमें से चिरंतन, हाँ, एक मिनट, थोड़ा रुकिएगा। देखिए, पहले तो सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इसलिए मैं इस बात को पकड़ रहा हूं कि मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे परदादा थे। देखिए, ये बहुत सिंपल बात है। हम सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट विदाउट टू ह्यूमंस इंटरैक्टिंग विद ईच अदर सेक्सुअली. One of those humans should be male, another of those humans should be female. So if I am there, then there were some two humans who interacted with each other sexually. The male I call father, the female I call mother. But my father couldn't have come into the being without interaction of two human beings. So the people who interacted, I call grandfather and grandmother. So this chain of logic tells me that there was some human being whom I can call grandfather or great grandfather or great 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 grandfather. And if this chain breaks, then I cannot exist. Actually, there is no such chain which could be constructed for God or for afterlife. That's the fundamental issue. Therefore, this argument, which is extremely popular in India, is a flawed argument. हम, यही मैंने कविता जी से भी कहा था कि हम बिना देखे बहुत सारी चीजों को मानते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई अनडिनाएबल प्रिंसिपल होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये ठीक है कि रिलीजन को हम को बाहर नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि हम स्टेट, हमको कुछ मिलता है हमको स्टेट से और रिलीजन से कुछ नहीं मिलता है, हम उस लेवल पे अभी आए नहीं है। अभी तो हम बात ये कर रहे हैं भैया हम रिलीजन कहें किसको, लेकिन आपका वो टिप्पणी भी ठीक है। एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, और ये मैं बोल देता हूं अभी, मैं शरद जी से और बाकी लोगों से सहमत हूं एक्चुअली कि रिलीजन को डेफिनेटली करिकुलम में होना चाहिए। मैं तो बहुत दिन से ये मानता हूं कि रिलीजन को डेफिनेटली करिकुलम में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब फिजिक्स करिकुलम में होता है तो मुझे कोई फिजिक्स इस तरह से नहीं पढ़ाता है कि वो लाजमी तौर पर मैं उसको मानूं। वो मेरे को कॉग्निटिवली कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है और उसके लिए लॉजिक देता है और उसके लिए फैक्ट्स देता है, ऑब्जर्वेशंस देता है, और फिर वहां पर रुक जाता है कि भैया अब तुम नहीं मानते कि चांद पर इंसान गया या धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तुम मत मानो, लेकिन इसकी लॉजिक ये है। रिलीजन, क्योंकि हम ऑलरेडी दो बात कर चुके हैं, रिलीजन के फंडामेंटल डोगमा में एक बिलीफ कम से, और भी हैं बहुत सारे, एक बिलीफ कम से कम ऐसा है जिसको आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, आफ्टर लाइफ, और वो आस्था पे मानना पड़ता है। और अब यदि आप इसको, और फिर आस्था पे मानना पड़ता है, तो फिर आगे दूसरी चीज खड़ी होती है कि ये लाइफ कैसे बनी और इस लाइफ को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स कौन देता है। अब आपको सेमेटिक रिलीजन्स कहेंगे गॉड देता है तीनों, आपको इंडिक रिलीजन्स अलग अलग बातें कहेंगे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे भगवान जैसी कोई चीज देती है, कुछ ऐसे कहेंगे कि एक्चुअली भगवान अलग कोई चीज है ही नहीं, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वही भगवान है।
तो जिस तरह से मेरी कॉन्शियसनेस है, आपकी है, सबकी है, इस प्रकार की एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और मुझे वहां तक पहुंचना है। तो ये मेरे अंदर हो गया भगवान, विच इज ए ब्लास्फेमी इन सेमिटिक रिलीजन्स। ये जो वाक्य हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्लास्फेमी है सेमिटिक रिलीजन्स में। जबकि आप तो बड़े गर्व से बोलते हो ये, और ये भी बोलते हैं कि तुम भी वही हो। सो अब दिक्कत यह है कि इस तरह की रेशनल एनालिसिस यदि रिलीजन की क्लास में होने लगती है, तो क्योंकि वो आस्था पर आधारित होते हैं, उसके ज्यादातर बिलीव्स, खासकर गॉड और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि जिंदगी कैसे जिए वो वाले, वो आस्था पर आधारित होते हैं। इसलिए लोगों को उस पर गुस्सा आता है। जो चीज रीजन पर आधारित होती है उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती, तर्क देने की जरूरत होती है। जो चीज आस्था पर आधारित होती है उसके विरुद्ध कोई तर्क दे तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपके पास रीजन नहीं होता उसको साबित करने की। ये बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजन को लाने, लेकिन रिलीजन लाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी विषय इस तरह से नहीं पढ़ाते, हालांकि आजकल ऐसा हो रहा है कई जगह, लेकिन एजुकेशन ये नहीं मानता, करिकुलम ये नहीं मानता, किसी रिलीजन को ऐसे पढ़ाओ या किसी विषय को ऐसे पढ़ाओ कि लोगों की उसमें लाजमी तौर पर उसको मानना पड़ेगा। तो फिर रिलीजन को जब आप करिकुलम में लाएंगे तो आपको ऐसे लाना पड़ेगा कि हम रिलीजियस बिलीफ्स लोगों के मन में इंस्टिल करने के लिए रिलीजन नहीं पढ़ा रहे, हम रिलीजन के रिलीजियस बिलीफ्स की रेशनल इंक्वायरी के लिए और कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए रिलीजन पढ़ा रहे हैं। तो वी आर टीचिंग अबाउट रिलीजन, वी आर नॉट टीचिंग रिलीजन। देयर आर टू डिफरेंट concepts. You are teaching religion when you actually want people to practice according to those religions and form your belief system according to those religions. You are teaching about religion when you want to understand different belief systems in different religions and want to logically, rationally compare them and then leave people free to believe or not to believe. अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस रिलीजन की जब होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ सोसाइटीज ये कर सकती हैं, कुछ सोसाइटीज में ज्यादा है। जो कर सकती हैं वो भी एक्चुअली बहुत अच्छा करती हैं, मुझे इसमें शक है। मैं आपको बताता हूं, मैंने आज ही एक कहीं से मुझे एक चीज मिली थी। जस्ट 1 सेकेंड, मैं वो स्क्रीनशॉट ढूंढ रहा हूं मैं। देखिए, एक अमेरिकन टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किया है। ये दो रिलीजन्स को कंपेयर कर रहा है, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मुझे बताइए कि ये कंपैरिजन टेक्स्ट बुक में, इंडियन टेक्स्ट बुक में आप कहां तक पसंद करेंगे? इस्लाम मोनोथेइस्टिक मतलब सिर्फ एक भगवान को, एक गॉड को मानता है। पॉलीथेइस्टिक हिंदुइज्म, पॉलीथेइस्टिक। अब ऑलरेडी हिंदुइज्म में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं है पॉलीथेइस्टिक इन द सेंस एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चलो, सो इसका मतलब कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। आगे चलिए। इस्लाम holds all people are equal under God. Are the believers and unbelievers equal? Hinduism upholds the caste system. तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सबको बराबर मानते हैं, ये कास्ट सिस्टम मानते हैं। अब हिंदूज कहेंगे भैया नहीं समझे हो तुम बात को। अब अगला देखिए, काउ इक्वल्स फूड इन इस्लाम, काउ इक्वल्स सेक्रेड। कम ऑन, लोग वेदों और उपनिषदों में से कहते हैं कि गाय खाई जा सकती है, और सावरकर जिसको हिंदुत्व के नाम पे इतनी गालियां पड़ रही हैं बेचारे को, वो कहता था कि भैया गाय को माता मानना तो बहुत बेवकूफी की बात है। अगला, ये इतना छोटा है ना उसको ठीक से, हाँ, इस्लाम
sees itself as tolerant of other beliefs and even mixed with other beliefs. Hinduism sees itself as universal and exclusive. ले लीजिए, ये जो आम जनतक कहावतें हैं, हरी मूरत दिखे ताही तैसी, क्या क्या है वो है, जाकी रही भावना जैसी, या वो जो है फेमस चीज कि एक ही सत्य है, उसको लोग अलग अलग अंदाज में कहते हैं। तो ये जो कैरिकेचर है, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करेगा। अमेरिका में नहीं करता होगा, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ कैरिकेचर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी शायद, बाकी के लिए नहीं होगी। हमारे यहाँ ये जो कंपैरिजन है ये सीरियसली फ्लॉड है, तो फिर हमको बहुत ध्यान से कंपैरिजन करना पड़ेंगे और उनको रेशनली हमको स्टिक करना पड़ेगा। ये शायद प्रॉब्लम है शरद जी। और आपने बहुत सारी बातें कही, उन पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं भूल गया हूँ उनमें से कितनी सारी थी। मुझे नहीं लगता कि हम स्टेट ने अभी एजुकेशन पर अधिकार कर लिया है इसलिए रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। एजुकेशन एक जमाने में एजुकेशन तो लोग कहते हैं कि शुरू ही रिलीजन से हुआ था, बहुत सारे रिलीजियस पर्पसेस के लिए, और एथिक्स तो एजुकेशन का हमेशा ही हिस्सा रहा है, और स्टेट और एथिक्स में लगभग हमेशा टकराहट होती रही है। तो ये लंबी बातें हैं। हाँ, सोशल दृष्टि से परहैप्स आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पर पहुंचे नहीं हैं। मैं एक दो बात और कहूंगा, लेकिन वो बाद में। चिरंतन कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ खड़ा कर। सर, एक तो शरद जी ने जो बात कही थी कि हमारे सोसाइटी में काफी सारे जो एथिक्स होते हैं वो रिलीजन से फ्लो करते हैं, तो उसे लेकर मेरा प्रश्न ये था कि क्या एथिक्स रिलीजन से फ्लो करते हैं या एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे सोसाइटी में कुछ एथिक्स होते हैं, एंड जो एथिक्स यूनिवर्सली सब ह्यूमन सोसाइटीज में जिसको अपहोल्ड किया जाता है और जिसको वैल्यू किया जाता है, रिलीजन्स ने उनको अप्रोप्रिएट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप ट्राइब्स भी देखो, कोई साउथ अमेरिका और इनके बारे में जब बात की गई थी उसमें भी ऐसा लिखा गया कि उन ट्राइब्स में भी ये सब एथिक्स थे, जबकि वहां पे कोई रिलीजन ऐसा था नहीं अदर देन पेगन वर्शिप। तो वो एक था। और दूसरा, एजुकेशन, रिलीजन और एजुकेशन को लेकर मेरा ये था कि जैसे ना, अभी पता नहीं वो डिबेट्स होते हैं कि नहीं, बट 10-12 साल पहले ये यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिबेट्स है, जैसे कि वो रिचर्ड डॉकिंस और क्रिश्चियन सोसाइटी के जो लीडिंग थिंकर्स है और जूइश सोसाइटी के जो लीडिंग थिंकर्स है, या वो क्रिस्टोफर हिचिन्स और ये सोसाइटी के जो लीडिंग थिंकर, और उनके बीच में फिर लंबे लंबे डिबेट्स होते हैं जिसमें वो अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो मे बी उस टाइप का एक ये जिसमें जो रिलीजियस उसके ये है वो अपने पॉइंट्स रखे और फिर जो उसे काउंटर करना चाहते हैं वो भी उसे पॉइंट्स रखे और फिर डिबेट हो उसको लेकर। उस टाइप का अगर रिलीजियस एजुकेशन हो तो वो शायद इंटरेस्टिंग होगा। इसमें एक बात तो मैं कह देता हूँ, बाकी शरद जी से सवाल है उनसे पूछिए। पहला सवाल शरद जी से है, वो बताएंगे। मैं सिंपली एक बात कह रहा हूँ कि इस वक्त भारत में मैं यदि ये कहूँ कि राम और कृष्ण दोनों मिथिक कैरेक्टर्स हैं और राम सचमुच में कोई व्यक्ति थे, ये पक्का नहीं है, और भगवान के अवतार तो हो ही नहीं सकते क्योंकि भगवान ही नहीं होता। ये व्यू तो आ सकता है ना क्लास में, जब आप फ्री इंक्वायरी कर रहे हैं। प्रोफेट कोई नहीं हो सकता, या तो लोग अपने मन से घड़ते हैं या उनको भ्रम हो जाता है, क्योंकि प्रोफेट होने के लिए लॉजिकल नेसेसिटी गॉड का होना है, और जब गॉड ही नहीं है तो प्रोफेट कैसे होगा। ये दोनों बातें मैं अपने अपर प्राइमरी क्लास में 8वीं की कक्षा में कह दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अभी इसका जवाब मत दीजिए, इसको मन में रख लीजिए। शरद जी को जवाब देने दीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका, कि एथिक्स हमेशा रिलीजन से ही निकलती है क्या? देखिए, ये जो सवाल कर रहे हैं ना, एथिक्स यदि रिलीजन से निकलती है या नहीं, देखिए रिलीजन तो पहले खुद से नहीं बना, ये तो एक कल्मिनेशन है बहुत सारे एथिक्स को, जिसको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया।
और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बाद हमने एक रिलीजन जैसा एक सिस्टम को या इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं होता। और फिर रिलीजन फिर फर्दर एथिक्स के साथ अपना ताना बाना बनाया और उसको फिर आगे बाइफर्केट आगे लेके चला। मतलब एक इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज इंस्टीट्यूशन को एथिक्स, शुरुआती दौर पे एथिक्स वहीं से निकल कर आ रहा था। और लोग ये सोच रहे थे कि भाई जो लोग रिलीजन में जो स्टडी कर रहे हैं वो लोग वाइज पीपल हैं, और देयरफॉर एथिक्स जो निकल कर आ रहा है वो एक लार्जर सोसाइटी के लिए वाइज होगा। ये सब तो ठीक है, वो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं कि भाई वो कॉन्फ्लिक्टिंग है या सही है या गलत है। मूलतः बात यहाँ पे ये हो रहा है कि मान लिया, let's say what was Rohit sir was saying, that how do you actually bring religion into the things, because religion has gods and the god does not exist, and then how does this whole thing interplay? But my point here is that you also have some very practical thing that religion gives you, like respect, like love. Like, now how do you rationalize love? What is the empiricism of love? Let me tell you, give me evidence. What science gives you an idea of love? Where is love? No. And then how do you bring love in, consolidate the very idea of love that exists, or the very idea of care that exists? If the religion is not, then all of a sudden you say that this is humanity. How does this whole process of humanity evolve? वो भी तो कहीं ना कहीं एक culmination of religious learning जब universalize हुई और लोग इकट्ठा होकर ये बात की कि नहीं भाई, हर जगह जो इंस्टीट्यूशन जन्म लिया मोर और लेस कुछ यूनिवर्सल फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था, और उसको हम लोग ह्यूमैनिटी का नाम देते हैं, जहां पर सब रिलीजन इकट्ठा हो जा रहे हैं। कम से कम उस प्रिंसिपल को हम लोग लेट्स गिव अ वर्ड ह्यूमैनिटी, वेयर ऑल अग्री दैट दिस इज व्हाट वी शुड वर्क ऑन, और वो ह्यूमैनिटी एक मॉडर्न आइडिया के रूप में इवॉल्व हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो ह्यूमैनिटी भी आया, ये आपका लव आया, ये केयर आया, या एम्पैथी आया जो आप बोलते हैं, ये सब का यदि बेस रिलीजन नहीं है तो क्या है? क्या है? आप रॉकेट पे, आप चांद पर भेजते हैं और फिर बोलते हैं वी आर पीस लविंग। तो ये सब जो पीस लविंग पीपल है, व्हाई आर यू पीस लविंग? यू शुड नॉट बी। यू जस्ट गो लाइक एन एलियन एंड जस्ट ट्रैक द रिसोर्सेज देयर। खींचो, सबको मारो, रिसोर्स खींचो। यही तो है एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल। ऐसा है नहीं हम लोग के साथ। हम इंसान वैसे है नहीं। हम लोग बहुत रैशनल आदमी तो कभी रहे नहीं। वी आर नेवर बीन अ रैशनल पीपल, वी हैव ऑलवेज बीन अ इमोशनल पीपल, and that's why I think religion has to come into the business of education, has to come with the student, has to reach to the student and make the feel, उसको एक दूसरे तरह से प्रेजेंस करा सकते हैं। हाँ, ये मुश्किल है, हमारे पास पेडागोजी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम रिलीजन पढ़ाने लगेंगे तो हम रिलीजियस हो जाते हैं और सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो सब्जेक्टिविटी तो हर जगह आ जाती है। वो तो साइंस टीचर भी अपनी सब्जेक्टिविटी के साथ जीता है, और एक सोशल साइंस टीचर भी सब्जेक्टिविटी के साथ जीता है। कोई कबीर को भी उतना ही सब्जेक्टिविटी के साथ बात करता है, तो वो तो चलता है। लेकिन मैं मूलतः ये जो चिरंतन जो बोल रहे हैं, मैं यही कहता हूँ कि भाई एथिक्स कल्मिनेट होकर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बनाया, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उस एथिक्स के साथ खेला और आगे बात बढ़ी। और फिर जब एथिक्स एक जगह कॉमन बना, सारे रिलीजियस एथिक्स से कॉमन बना, तो ह्यूमैनिटी जन्म लिया। अब ये सब की कहानी आप स्कूल में नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? चिरंतन, आपको कुछ शरद जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। गो अहेड। जैसे मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आया, आई डोंट नो कि ये कितना रैशनल है। जैसे इन्होंने बताया कि लव है, केयर है, कंपैशन है, वो सिर्फ ह्यूमन में थोड़े ना है, वो पूरे नेचर में है। ट्रीज में भी है, आपस में ट्रीज भी न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। जो एंट्स होती हैं वो जब फूड लेकर जाती हैं, वो कितना आपस में यूनिटी रखती हैं। तो आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि वो ह्यूमन में ही है? एंट्स एंड ट्रीज और इंसेक्ट्स, वो तो रिलीजन नहीं जानते, वो पूरे नेचर में ही है। हम इनसे अलग नहीं हैं। हम भी तो वैसे, हम भी एक यूनिट है ना। जैसे जैसे पूरे नेचर में सॉइल है, पार्टिकल है, कुछ भी है, वो उन सब में भी ये वाले एथिक्स हैं जो आप सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने वो रिलीजन से ही लिए हैं? वो हमारा कविता जी, यू हैव मेड योर पॉइंट। सो चलिए, ये शरद, बहुत सारी बातें कही हैं शरद जी ने, बहुत सारी कविता जी ने। मैं इनको शरद जी के एक पॉइंट उठाते हैं। उनके अनुसार एथिक्स
culmination of different systems of ethics into the religion played with it further, construction of a kind of universal ethics under religion, calling that humanity. यही लॉजिक है ना आपका। कविता जी कह रही हैं भैया ये केयर और लव वगैरह हैं, ये तो एंड्स में, प्लांट्स में, नेचर में सब जगह हैं और हम उनसे अलग नहीं हैं। ये तो आप क्यों कह रहे हैं रिलीजन से आया? चिरंतन जी कुछ कहना चाहेंगे? सर दोनों से मैं अग्री नहीं कर रहा है, तो मतलब थोड़ा डिफरेंट ही ओपिनियन है कि जैसे कि थोड़े बेसिक ये जैसे कि लव और एम्पैथी टुवर्ड्स योर ओन चाइल्ड और ये सब चीजें हमें सारे एनिमल्स में दिखते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स में मोरालिटी और ज्यादा न्यूएंस्ड है। पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जैसे कि ह्यूमन ब्रेन का जैसे एवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से वो एवोल्यूशन और ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से इवॉल्व हुआ उसके बेसिक स्ट्रक्चर से ही कुछ एथिक्स निकल के आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एवोल्यूशन की वजह से ही कुछ एथिक्स बने हैं, तो उसमें रिलीजन का रोल कितना है, क्योंकि आप अगर बहुत सारी सोसाइटीज देखेंगे जिसमें अभी भी रिलीजन नहीं है, जैसे कि आई डोंट नो चाइना में एथेइस्ट काफी ज्यादा है, तो क्या ऐसा है कि चाइनीज सोसाइटीज जहाँ पे रिलीजन नहीं है वहां पर, और जिन बड़ी बड़ी कम्युनिटीज में रिलीजन नहीं है, वो कम्युनिटीज में एथिक्स नहीं होते? तो वही देखना पड़ेगा कि can ethics exist in large communities and large societies without religion, and if they do also come up naturally in these societies, then maybe religion does not have a role. शायद religion की भूमिका जितनी हम बोलते हैं शायद उतनी ना। हाँ, हो सकता है कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में कुछ रोल प्ले किया हो, पर शायद हमारी सोसाइटीज में विदाउट रिलीजन भी एथिक्स इवॉल्व और लार्ज स्केल पर अडॉप्ट हो सकते हैं। देखिए, एक मैं काउंटर करूं क्या सर रोहित जी? बिल्कुल बिल्कुल, और हम बैठे किस लिए हैं? देखिए, मैं यहाँ पर है ना मार्क्स को लाता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट को लाता हूँ। मैं एक जगह पढ़ रहा था और मैंने देखा कि 1915 के बाद 1923 के आसपास सोवियत ने रिलीजन को एजुकेशन से बहुत डिवोर्स करता चला गया। वो रिलीजन को उनका कहना था कि भाई जब कम्युनिज्म आ ही गया और रिलीजन का काम ही था कि भाई वो डोमिनेंट ग्रुप का वर्चस्व बना रहा है, तो डोमिनेंट ग्रुप है ही नहीं, तो रिलीजन का कोई रोल नहीं बनता और चर्च बहुत ही साइडलाइन हो गया। लेकिन क्या वो उसका एक बहुत बड़ा वैक्यूम ये था कि फिर भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन सोशलाइज करेगा बहुत स्ट्रांगली, कौन से इंस्टीट्यूशंस पर आप सवाल नहीं करेंगे और आप सोशलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह से सॉलिडारिटी को एक सोसाइटल सॉलिडारिटी को क्रिएट करेगा? तो क्या स्टेट उसकी जगह पे ले अपने आप को खड़ा कर दिया? क्या स्टेट अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया तब ना उसको ने रिलीजन को किया? लेटर ऑन वी फाइंड दैट द रशियन सोसाइटी स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। उसका फैमिली का कॉन्सेप्ट चला गया, वो फैमिली को इंपॉर्टेंस देना खत्म कर दिया, मैरिज की इंपॉर्टेंस को खत्म करने से चला गया। तो ये जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस आपका फैमिली और मैरिज और किनशिप, ये यदि रिलीजन ना हो तो क्या स्टेट प्रोपोगेट करेगा? या स्टेट का प्रोपोगेशन से क्या लोग मान लेंगे? ये भी तो सवाल है, क्योंकि ये सब तो बहुत फंडामेंटल है समाज का कि भाई फैमिली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जी थोड़ी देर देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं वो ढंग से उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ठीक सर, आप पूछ रहे हैं कि भैया आप ये क्यों मान रहे हैं कि रिलीजन के बिना एथिक्स नहीं हो सकती लार्ज सोसाइटीज में? वो एक फंडामेंटल सवाल ये पूछ रहे हैं, और ये सोवियत रूस का उदाहरण देने से या उससे नहीं चलेगा। फिर आप बहुत सारी एज्यूम्पशंस ले रहे हैं सर। आप समझ रहे हैं कि परिवार का आइडिया या लव का आइडिया या केयर का आइडिया रिलीजन से आता है। आप ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि रिलीजन एथिक्स को यूनिफाई करता है। मान लीजिए कि मैं आपसे काउंटर सवाल, और एक और बड़ा अजम्पशन आप ले रहे हैं कि हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो स्टेट यूनिफाई करेगा और या फिर रिलीजन करेगा। और फिर आप ये बहुत ही जबरदस्त अजम्पशन ले रहे हैं सर, जो आपके अभी तक के डिस्कोर्स के से विरुद्ध जा रहा है। आपने एक वाक्य बोला कि फिर ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको लोग सवाल नहीं करेंगे? ओ
तो दैट्स व्हाई यू वांट रिलीजन, कि लोग सवाल न करें। तो देखिए ये जो सब चीज चल रही है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है। नंबर एक, मैं मान लीजिए अब ये कहूं कि रिलीजन एक्चुअली नेवर यूनिफाइड एथिक्स। देयर इज नो यूनिफाइड रिलीजियस एथिक्स। All religious ethics are not unificatory but divisive, and they are fundamentally different from each other. अब आप थोड़ा सा क्रिश्चियन एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स, हिंदू एथिक्स, बौद्ध एथिक्स इत्यादि को थोड़ा डिटेल में जाएं, और मुझे कोई ये जो नारा है सब धर्म एक ही बात कहते हैं, ये बहुत खोखला नारा है सर। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रिलीजन ने यूनिफाई किया है या डिवाइड किया है? आप तो हिस्ट्री के आदमी हैं, थोड़ा सा उधर भी जाइए। तीसरी बात यह है कि रिलीजियस एथिक्स एक्चुअली इस वक्त जो दुनिया में चल रहे एथिकल सिस्टम्स हैं, जो डिस्कस हो रहे हैं एथिकल सिस्टम्स, जिसके ऊपर स्टेट और ह्यूमन राइट्स जिसकी हम इतनी बात करते हैं आजकल, और डेमोक्रेसी डिपेंडेंट है, वो रिलीजियस एथिक्स नहीं है, उसकी जड़ कहीं और है। मान लीजिए कि कोई आदमी ये दावा करता है और इस पर हम सिस्टमेटिकली बात करना चाहें इन सब चीजों पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दूसरे नतीजे निकलेंगे। तो रिलीजन को ये श्रेय देना शायद उतना सही नहीं है जितना आपको लगता है। इसी प्रकार से मैं कविता जी के लिए भी एक आध सवाल छोड़ देता हूँ। आप, मैं बुरा तो बन रहा हूँ सबकी नजर में, लेकिन ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम अलग हैं कविता जी। मुझे नहीं पता कोई चींटी या पेड़ अपनी इंस्टिंक्ट या नेचुरल लॉज विरुद्ध जाके एथिक्स बनाते हैं क्या? एथिक्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात सुन रही हैं, मुझे पता है। तो आपको कुछ कहना, 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूरी कर लेता हूं बात। देखिए, मोरालिटी का या एथिक्स का सवाल तब उठता है जब हमारे पास फ्रीडम टू चूज हो। पेड़ के पास कोई फ्रीडम टू चूज टू डू दिस और दैट नहीं है। चींटी के पास इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, रेशनल फ्रीडम, शुड आई डू ए, बी और सी एंड वाई, ये चींटी के पास नहीं है। ये हाईली इवोल्व्ड मैमल्स हैं, उनमें बहुत रूडिमेंट्री लेवल पर कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। सो इनके पास सचमुच एथिक्स नहीं है। लव इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफस्प्रिंग्स के लिए जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है, उससे लव इज फंडामेंटली डिफरेंट, ह्यूमन लव। लेकिन ये रिलीजन से आता है, इसमें मुझे डाउट है। इसके रूट्स कहीं न कहीं हमारी एनिमल लाइफ में हो सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट में हो सकते हैं, इवोल्यूशन में हो सकते हैं, हमारे ब्रेन में हो सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक आता है जब हम ये कहते हैं कि हम इंस्टिंक्ट के अनुसार नहीं चलेंगे और हम सोच के तय करेंगे मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त एथिक्स का सवाल खड़ा होता है। एक बात मैं शरद जी से और कहूंगा कि रिलीजियस एथिक्स, शरद जी आप ध्यान से सोचिएगा कभी, रिलीजियस एथिक्स इज बेसिकली ए यूटिलिटेरियन एथिक्स। यूटिलिटेरियन एथिक्स का मतलब होता है मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, बिल्कुल। से अच्छा बिहेवियर करूंगा तो लोग भी मेरे से अच्छा बिहेवियर करेंगे, ये यूटिलिटेरियन एथिक्स है। मैं अच्छे तक काम करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये यूटिलिटेरियन एथिक्स है। और ये एथिक्स एक्चुअली बहुत वीक है हम लोगों के लिए, खासकर ऐसी स्थिति में जब उसका फंडामेंटल बिलीफ कि कोई ऐसा सिस्टम भी है जो मुझे अच्छे काम करूंगा तो उसके सुफल अगली लाइफ में देगा और अगली लाइफ पर शक है, उस वक्त इसको आस्था और इंडोक्ट्रिनेशन या कंडीशनिंग के अलावा किसी भी तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जब भी आप किसी चीज को इंडोक्ट्रिनेशन या कंडीशनिंग के तहत
किसी इंसान के दिमाग में एस्टेब्लिश करते हैं, तब आप उसकी ह्यूमैनिटी छीन रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी का क्रक्स जो है वो मेरे अपने सुविचारित और अपने ढंग से तय किए गए निर्णय हैं। और जब आप इंडोक्ट्रिनेट कर रहे होते हैं तो ये छीन रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं, लेकिन हम यदि रिलीजन की बात कर रहे हैं तो हमको इन सब पर सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है हमको यदि इस विषय पर बात करनी है तो हमको सस्टेन्ड ढंग से शायद एक से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बात करके जोड़ना चाहिए। मुझे आज की बात से जो चीजें लग रही हैं वो ये लग रही हैं, हमें गॉड को डिफाइन करने की जरूरत है, हमें रिलीजन होता क्या है इसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर डिफाइन करने की जरूरत है, फिर प्रैक्टिस के लेवल पर डिफाइन करने की जरूरत है, फिर सोसाइटल लेवल पर या सोशल ओब्लिक कल्चरल लेवल पर डिफाइन करने की जरूरत है। फिर हम एजुकेशन में जो फंडामेंटल अजम्पशन सारी डेमोक्रेसीज लेती हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, उसको उसके साथ इसको मिला के देखने की जरूरत है बिलीफ सिस्टम के लेवल पे और प्रैक्टिस के लेवल पे। और फिर हम इस बीस्ट को कैसे डील करें ये देखने की जरूरत है। और कुछ फंडामेंटल नारे हैं उनको चैलेंज करने की जरूरत है। सब रिलीजन एक ही बात कहते हैं। अब जब हम बुरी बुरी बात कर रहे हैं तो मैं कह देता हूं कि ये बहुत बड़ा झूठ है जो जानबूझ के फैलाया गया है। नहीं, रिलीजन से एक बात नहीं कहते, सब रिलीजन अलग अलग बात है। और कोई बीच में कह रहा था, आप कह रहे थे या कोई और, कि रिलीजन लोगों को के माइंड कैप्चर करके उनका उपयोग करने का सबसे बड़ा साधन रहा है इतिहास में। जी मैं और कह रही थी। आप कह रही थी, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके फंडामेंटल डोगमा अनक्वेश्चनेबल हैं। तो जब एक बार लोगों को आप अनक्वेश्चनिंग इंडोक्ट्रिनेशन का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके बाद में आप उनका जो मर्जी कर सकते हैं। आप उनको फिर राम के नाम पे नारे लगाने पे भड़का सकते हैं, आप उनको अल्लाह के नाम पे नारे लगाने पे भड़का सकते हैं, मोहम्मद के नाम पे, ईसा के नाम पे, किसी के भी नाम पे जी भड़का सकते हैं। तो सॉरी, इतनी रिलीजन के विरुद्ध बात करने की शायद भगवान तो जहां कहीं भी है, मुझे लगता है उसने तो आज फाइनल कर लिया होगा कि मुझे तो नरक में ही डालेगा, लेकिन चलेगा। मेरा सुझाव है कि हम इसके, यदि हमारी रुचि है इसमें, ये बोरिंग हो सकता है और या इरिटेटिंग हो सकता है। यदि हमारी रुचि है तो हम छोटे टुकड़ों में बात करें। लेट्स ट्राई टू इन्वेस्टिगेट जो सवाल मैं अभी रख रहा था। What is the nature of religious belief system? What kinds of religious belief systems are there? किस किस तरह के हैं वो? What is the relationship between the religious belief system and its practices and social form? How do the social form of belief systems or religions actually interact with each other? What is the relationship between ethics and religion? What is the relationship between region and religion? And then we decide how do we deal with religion in the curriculum. या हम जंप कर सकते हैं कि हम कंपेरेटिव रिलीजन रेशनली अपने प्रोग्राम में लाएं, अपने करिकुलम में लाएं। और मेरे विचार से इसका सबसे अच्छा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल, इस पर विचार करिए आप, कोई ये जो है ना कहानियां सुनाना और अच्छी अच्छी कहानियां रिलीजन से ले लेके सबकी सुनाना, ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। मैं तो बल्कि आपसे ये कहूंगा कि आप ऐसा करिए कि जो बहुत मान्यता वाली किताबें हैं रिलीजन की, फॉर एग्जांपल बाइबल, गीता और कुरान, इनके एक्चुअल पेज लीजिए, रियल टेक्स्ट। पहली बात तो 8वीं से नीचे मत पढ़ाइए। 8वीं में रियल टेक्स्ट लीजिए, कोई 4-5 पन्ने किसी एक विषय पर कुरान के, लगभग उसी विषय पर गीता के, लगभग उसी विषय पर बाइबल के, और बच्चों को वो पढ़ा दीजिए और उनके ऊपर
एक से अधिक तर्जुमे और उनकी व्याख्याएं दे दीजिए और उनके ऊपर खुल के डिस्कशन करने दीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। और आग्रह मत करिए किसी को भी कौन सा माने कौन सा नहीं माने। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन पहला टीचर जो क्लास में ये लेके जाएगा उसको अपनी गर्दन के आसपास कुछ बांध लेना चाहिए। जी जी, यही मैं बोलने वाली थी रोहित जी। अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं, अगर इस तरह से करिकुलम में लाया जाए रैशनल तौर पे एकदम, मुझे तो लगता है गवर्नमेंट आने ही नहीं देगी उसको। लोग जो नए न्यू जो अभी बच्चे हैं जो आगे सिविक्स वो सिविल वो बनेंगे, तो वो तो एकदम रैशनल हो जाएंगे। जो सोसाइटी में इतनी काउज है, इतना सब है, ये सब एकदम शांत हो जाएगी सोसाइटी। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट आने ही नहीं देगी उसको, पढ़ने ही नहीं देगी ऐसी चीजें। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, आई डोंट नो कितनी सही है। नहीं है। चलिए आज की बातचीत खत्म करें क्या अभी? अगले ठीक। शनिवार को हमको मिलना है या कोई नया विषय है या इस विषय का कोई हिस्सा है, क्या चाहते हैं आप लोग? बाद में तय करके ग्रुप में लिखें। चिरंजीव सर कुछ ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, इस पे थोड़ा एक आध हफ्ता, एक दो हफ्ता डिस्कशन। सब लोग सहमत हैं तो इनमें से छांट लीजिए कुछ चीज। हाँ, क्योंकि आज तो जो बात हुई बहुत बहुत सुपरफिशियली और बहुत ही मतलब बहुत एकेडमिक नहीं लग रहा था बात, बहुत ही कॉमन सेंसिकल अप्रोच लग रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको और थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, सोचो। देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। फरमा दो भाई। मैं बड़ा गौर से आप लोगों की चर्चा सुन रहा था और अच्छा एक डिस्कोर्स है, उसके लिए मतलब मेरा धन्यवाद सबको, मेरी तरफ से धन्यवाद। ये जो एक नया टॉपिक ऐड करने की बात है, अगर आप उसमें स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करना चाहें, क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्लोरेटरी है और अगर ईश्वर है नहीं है उसकी बात भी उससे समझ में आती है, तो वो जरूर आप शामिल करें, उससे हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। ये मेरा सुझाव है। बढ़िया सुझाव है। यदि आप हमें बता दो कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। नहीं, वो उसी में तय कर लेंगे ना। मैं तो बता सकता तो फिर मैं सवाल ही क्यों कर। ये यहाँ तो मतलब जैसे ओखली में देते हैं ना, कोई दाने वाने डालते हैं, तो मुसड़ मारेंगे सब लोग, कुछ निकलेगा उसमें से, ये सुनने के लिए। और एक और चीज है कि जिस चीज को हमने खा के नहीं देखा, हम उसके बारे में ज्ञान झाड़ लेते। तो खा के देखें ईश्वर को पहले। और वो जो अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि बड़े भारी शिक्षाविद बैठे हैं, तो कोई अगर अहम ब्रह्मास्मि का एक्सपीरियंस करना चाहता है तो मैं बता दूंगा तरीका। वो करके देखिए कुछ दिन लॉजिकली। ना तो इसमें इंडोक्ट्रिनेशन है, ना कंडीशनिंग है, ना ही आपकी रैशनल थिंकिंग के साथ कोई सौदेबाजी है, और ना ही इम्पोजिशन है। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर ब्रह्म है और वो हम ही है, तो अगर वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है तो आप उसको नकारेंगे या रखेंगे? ये मेरा प्रश्न है। और मैं एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूं। कोई आना चाहे, वॉलंटियर बनना चाहे, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। लीजिए, जो रिलीजन के दावे होते हैं आपके सामने वो खुल के आ गए हैं सब। ये मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा। अब देखो भाई, अपनी बात पूरी हो जाए तो रुक भी जाओ। पूरी हो गई क्या? हाँ, हो गई सर, चलिए। गुड। तो देखिए अब आपके आगे सामने आ गए हैं सारे दावे कि ये आपको ब्रह्म से साक्षात्कार करवा देंगे, एक्सपीरियंस मैं नहीं करवा करवाऊंगा। यहाँ पे यही समझने की फेर है, देंगे। भाई और मेरा आर्ग्यूमेंट यही है रोहित जी। भाई आपका आर्गुमेंट यही है धर्मेंद्र जी इस वक्त कि आप तरीका बता देंगे, उससे हम कर लेंगे। मैं यही कह रहा हाँ, हूँ। मैंने यही कहा बिल्कुल है। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक। यही कहा है। लीजिए अब भाई, ठीक था। इनके पास ब्रह्म के पास जाने का रास्ता है और ये आपको बता देंगे और आप उस पर चल के ब्रह्म से मिल लेंगे और उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। अब आप करना चाहते हैं तो जरूर करें।
इसमें क्या क्या पेंच हो सकते हैं ये भी एक विषय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस LSD खाने से हो सकते हैं, किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस आपको एक ही एक चीज को 2 घंटे रटने से हो सकते हैं। ये कहेंगे कि वो ऐसा करने को कुछ नहीं कह रहे, मैं जानता हूँ। या किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस आपको गांजा पीने से हो सकते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस रियलिटी हैं या नहीं हैं। ये बहुत सारे सवाल इसमें से निकलेंगे, लेकिन ये अपन देख सकते हैं। मेरा अभी एक रेशनल तरीके से इस पर आगे बढ़ने का सुझाव आप लोगों को ये है, तय कर लीजिए कुछ आपकी रुचि हो तो। पर्सनली मैं ये मानता हूं, मैं गणित वाला हूं, पर्सनली मैं ये मानता हूं जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उन पर क्लैरिटी के बिना हम बात करेंगे तो हम नतीजों पर सही नहीं पहुंचेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट इज रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज गॉड, how many kinds of religious belief systems are there, and फिर what are the social forms of religion, what are the practices of religion। इन सवालों पर हम अलग अलग ढंग से थोड़ी थोड़ी बात नहीं करेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी, लेकिन जैसे आपकी मर्जी, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। बताइए, अगली बार हमको मिलना है क्या? नंबर 1, मिलना है तो किस चीज पे बात करनी है? मैं तो सहमत हूँ इस बात से कि हम लोग रिलीजियस बिलीफ सिस्टम पे बात करें। तो सब अपने अपनी डेफिनेशन बना के लाएं, फिर ये लाजमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम थोड़ा बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे। हाँ, हम मैं भी सब थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा देखूंगा कि क्या है। एक ससिंक्ट डेफिनेशन इन द सेंस ऑफ सिर्फ उदाहरणों से काम नहीं चलाएं, हम उसको कैरेक्टराइज करके हाँ, थोड़ा सोच के लाएंगे तो काम आएगी। हाँ, ठीक है, तो अगली बार हम रिलीजियस बिलीफ सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अन्य बिलीफ सिस्टम से वो कैसे भिन्न है, हाँ, उसकी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। संस्कृत में जैसे बोलते थे कि उसके लिंग क्या है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, मार्कर, उसके मार्कर्स क्या हैं जिससे हम उसको अलग पहचानें। तो ये ढूंढ के लाते हैं हम अपनी 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 तरफ से। मैं कोई तैयारी नहीं करूंगा, आप लोग लाइए। आज मैंने बहुत सारी बातें की हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं बातें करने की बजाय सिर्फ सवाल पूछूंगा, जब तक आप इरिटेट नहीं हो जाएंगे तब तक। ओके, गुड, नाइस डिस्कशन। और धर्मेंद्र जी की बात पर जरूर गौर करिए। उनका दावा है कि उनके पास कुछ ऐसा है या उनको एक ऐसा तरीका पता है जो आपको बता सकते हैं, और आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो अनडिनाएबल हैं अकॉर्डिंग टू हिम। और जैसा उनका दावा है, वो कह रहे हैं कि वो आपकी लॉजिक को नहीं नकारते, आपकी रेशनैलिटी को नहीं नकारते, आपको बिलीफ के आधार पर, मतलब फेथ के आधार पर कुछ भी स्वीकार करने को नहीं कहते। एक्सपीरियंस एंड देन डिसाइड, दैट्स हिज, वो उनका दावा है। बिल्कुल, तो बड़ा प्रैक्टिकल। आप चाहें तो उनका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जी, बहुत दिन से पीछे पड़े हुए हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं, नहीं है। मैं कोई पीछे नहीं पड़ा हूं रोहित जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां आप इस चीज को मतलब एक ब्लॉकेज के रूप में ले लेते हैं, या कोई भी हमारे अपने जो बायसेस हैं, प्रिजुडिसेस हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे धर्मेंद्र जी, आज नहीं कर सकते। देखिए, एक चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है जी कि सर, जो चीज आपको रेशनली प्रोबेबल नहीं लगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन करने में कोई तुक नहीं है। कोई मुझे अभी आके कहे कि मैं फूंक मार के चांद को उड़ाना सिखा सकता हूं, चलो मेरे साथ मिलके ये करो, मैं कहूंगा धन्यवाद, नमस्ते। क्योंकि मुझे इस वक्त जो नेचुरल जो जो नेचर के रूल्स में जानता हूं, उनके अनुसार रोहित धनकर फूंक मार के चांद को अपने ऑर्बिट से नहीं हिला सकता, उसमें बहुत घपला हो जाता है। तो मैं नहीं मारूंगा चांद की तरफ फूंक। तो नहीं, मुझे, हम तो आपको कह भी नहीं रहे चांद पे फूंक मारने के लिए। उदाहरण दे रहा हूं आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो सिर्फ, आप जो मेरा जो एक पॉइंट है, मैं भी उसी स्ट्रीम से निकला हूं जहां से आपने ट्रेनिंग दी हमको। वो पॉइंट ये है कि क्या हम इतने रिजिड हो गए हैं अपनी सोच में
इस सो कॉल्ड लॉजिक या रैशनैलिटी को लेकर के कि कुछ नया विचार जो कि प्रूवेबल है, प्रैक्टिकल है, उसको थ्योरेटिकली नकार दें, जबकि प्रैक्टिकली वो रिजल्ट दे रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप ही के स्कूल से निकला हूं मैं, तो उस हिसाब से मेरी वैज्ञानिक सोच नहीं है, मेरी अंधविश्वासी सोच है ऐसी। धर्मेंद्र जी बड़ी ये बात कह रहा हूं मैं, मुझे अरे, लगता है आप नरक में नहीं भेजेंगे मेरे को। मेरे पास नर्क है ही नहीं। देखिए धर्मेंद्र जी, ये हमारा अपना अलग झगड़ा है, इसको आप लोगों से बात करना चाहें तो ऐसा करिए, कुछ समय निकाल लीजिए और भाई धर्मेंद्र जी की बात सुन लीजिए। ये कह रहे जरूर। हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है जो बता सकते हैं, तो बताएं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है उसमें। ये यहाँ पे डिस्कस कर नहीं हो पाएगा कि मैं उस रास्ते को क्यों नहीं ट्राई कर रहा, क्योंकि मुझे जब तक थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा मैं प्रैक्टिकली नहीं करता। मेरा बहुत सरल नियम है, मुझे पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी नजर आनी चाहिए, सर्टेनिटी नहीं, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी नजर आनी चाहिए। उससे नीचे जो चीजें रहती हैं उनके लिए मुझे कोई कारण नहीं लगता कि मैं कुछ करूं, और लोगों को समझ में आ जाए तो वो कर लें। गुड, तो आज हम इसको खत्म करें क्या? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता आपका, मुझे काफी मजा आया आज चर्चा में। और मैं दया जी की बात आपको याद दिला देता हूँ। वो कहते थे कि thinking in itself is useful even if it did not produce some concrete reliable thought। सोचने की प्रक्रिया अपने आप में ही उपयोगी है, यदि आप किन्हीं ठोस नतीजों पर नहीं पहुंचे हैं तो भी। तो जी इसलिए परेशान मत होइएगा। नमस्कार। नमस्कार।